हेलो स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और आज जो है वो इंट्रोडक्शन है और डेफिनेशंस है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो आपके चाहे वो यूजीसी नेट हो, जुडिशरी की एग्ज़ाम हो या फिर क्लेट हो, उन सब एग्ज़ाम्स में आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हेल्पफुल होगा। और किस तरह से आप इसके एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, किस तरह से आप याद कर पाओगे इन सारे सेक्शंस को, उसके साथ साथ में आपको ट्रिक के साथ में समझाया जाएगा कि किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ को अच्छे से समझ सकते हो, एज वेल एज उनके एमसीक्यूज भी किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। वो सब कुछ आपको इस वीडियो मतलब इसमें सीरीज आएगी, उस सीरीज से आप अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वाई वी स्टडी कॉन्ट्रैक्ट लॉ। वाई वी डू वी स्टडी कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्यों हमें ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने की। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो हमें बताता है कि किस तरह से हम लोग हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है ये हमें बताएगा, किस तरह से प्रपोजल, प्रॉमिस, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। ये सब कुछ हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू ही समझ में आएगा। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो कमर्शियल और सिविल ट्रांजैक्शन इन इंडिया में जो लॉ है वो गवर्न किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और उसके बाद में अगर हम कहें तो चाहे वो स्टूडेंट हो, लॉ स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, कॉमन सिटीजन हो, सबको अंडरस्टैंड करने के लिए, डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे डेली जो हम चाहे वो कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपना एक जनरल स्टोर में गए, हमने कुछ बाय किया, वहाँ से कुछ भी बाय किया, फॉर एग्जांपल हमने चॉकलेट्स बाय की, मैंने किटकैट बाय की 10 रुपीज़ की। तो अगर मैंने जनरल स्टोर में जाकर एप को बोला कि मुझे 10 रुपीज़ की किटकैट चाहिए और उसने मुझे किटकैट दी, तो अब मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये डेली डेली कॉन्ट्रैक्ट ही है कि हमने डे टू डे लाइफ में जो भी हमने बाय किया उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ा है, दिस इज द कंसिडरेशन। तो ये सारी चीज़ें ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आती है। और जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लॉ की ज़रूरत इसीलिए भी है क्योंकि जब कोई इंसान हमारे राइट्स को वायलेट करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रोटेक्ट करता है कि हम कोर्ट में जाकर इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑल्सो। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फ्लाइट से, जो बताता है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आइसक्रीम का बॉल है, उसमें ए जो पर्सन है वो जाता है कुछ बाय करने के लिए स्टोर बी में, और स्टोर बी में उसको आइसक्रीम बॉल चाहिए। तो उसने क्या बोला कि मुझे आइसक्रीम बॉल चाहिए, कि आप मुझे सेल करोगे। और तो इसने ऑफर रखी बी को, और बी ने क्या बोला कि ठीक है मैं तुमने आइसक्रीम बॉल देने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या हो गया, ये भी एक ऑफर है और उसको एक्सेप्ट किया बी ने कि ठीक है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो ये होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस। बट सिर्फ इतना सा कहने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, उसमें कंसिडरेशंस वाइटल रोल प्ले करता है, उसके बाद में अग्रीमेंट बनता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो अब हम सेक्शन नंबर 2 जो है वो डिफाइन करता है कि किस तरह से प्रपोजल, एक्सेप्टेंस के बाद में वो प्रॉमिस बनता है, और किस तरह से प्रॉमिस कंसिडरेशंस के बाद में अग्रीमेंट बनता है। और वो जो अग्रीमेंट है जब कोर्ट के द्वारा उसको इन्फोर्सेबल करवाया जाता है ना, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 जो है वो प्रपोजल की बात करता है। और हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता क्या है। सेक्शन 2 क्लोज ए वेयर एक्ट में जो लिखा गया है उसको आप समझते हो जाओगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। वो कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति को बताता है, सिग्निफाई करता है, मीन्स कम्युनिकेट करता है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। अब ये क्या है कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए, बहुत सारा कंफ्यूजन तो यहाँ से ही क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार ये कुछ करना और कुछ नहीं करना क्या होता है। हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। A says to B, I am ready to sell you my bike for 10,000। ए ने बी से क्या कहा कि मैं तैयार हूँ तुम्हें 10,000 रुपीज़ में अपनी बाइक देने के लिए, क्या तुम खरीदने के लिए तैयार हो। ए जो है वो प्रपोजल रख रहा है बी के सामने, अगर बी उसको एक्सेप्ट कर देता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लोज पे। याद रखना, मैं आपको बताऊंगी आगे कि जो एक्सेप्टेंस है ना उसके साथ साथ में ये प्रॉमिस आ रहा है सेक्शन 2 क्लोज बी में। सेक्शन 2 क्लोज बी दो चीज़ों की बात करता है। सबसे पहले वो क्या बोलता है,
वो बोलता है कि एक्सेप्टेंस के बारे में। उसके बाद में जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। देखना स्टूडेंट, अग्रीमेंट नहीं बनता है, ना ही वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वो एक प्रॉमिस बन रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछते हैं और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है टू क्लोज भी दो चीज़ों की बात करता है, एक तो एक्सेप्टेंस की और एक प्रॉमिस की। टू क्लोज ए जो है वो बात करता है प्रपोजल की, टू क्लोज बी बात करता है एक्सेप्टेंस। और जब वो एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, हम एमसीक्यूज के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जो है कि जो इसेंशियल बताते हैं एलिमेंट्स ऑफ द प्रपोजल, कि एक प्रपोजल बनने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके सिवाय वो जो प्रपोजल है उसको प्रपोजल नहीं कहा जा सकता। उसमें दो व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें से एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ ऑफर रख रहा है वैसा होना चाहिए। दूसरा है कि वो अपना एक्सप्रेशन रेडीनेस बता रहा है, अपनी विलिंगनेस बता रहा है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। और जब वो ये विलिंगनेस बता रहा है तब उसका इंटेंशन क्या है कि वो बी पर्सन की, सामने वाले व्यक्ति की अपनी कंसेंट ले सके। उसका इंटेंशन ऐसा है कि वो कंसेंट दे जिस पर वो ऑफर रख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे एसेंशियल है प्रपोजल के। तो जो व्यक्ति ऑफर रखता है, जो प्रपोजल रखता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑफरर और प्रॉमिसर कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के सामने वो रख रहा है ना, उसको क्या कहा जाता है? ऑफरी और प्रॉमिस सी कहा जाता है। जिसके सामने वो ऑफर रख रहा होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसको क्या कहा जाता है? ऑफरी और प्रॉमिस सी। तो इसमें हमने क्या समझा, मैं आपको समराइज करके एक बार वापस बता देती हूँ। हमने पढ़ा प्रपोजल, और उस प्रपोजल में हमने पढ़ा कि जो ए व्यक्ति है वो अपनी विलिंगनेस, अपने रेडीनेस कम्युनिकेट कर रहा है बी को। वो चाहता है कि बी जो है वो अपनी एसेंट और कंसेंट दे। ठीक है, और उसका जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करे विदाउट एनी कंडीशंस। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रपोजल। अब आता है नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है और क्या होता। जब एक्सेप्टेंस हो जाता है ना, तब वो बन जाता है प्रॉमिस। और याद रखना, प्रॉमिस सेक्शन टू क्लोज बी में ही आता है। सेक्शन टू क्लोज बी दो चीज़ों की बात करता है। क्या बोलता है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। जब कोई व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखा जाता है, तब वो इस इंटेंशन से रखा जाता है कि जो अपना क्या एक्सेप्टर है, जो प्रॉमिस है, उसको एक्सेप्ट कर ले। और जब वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है ना, तब वो प्रपोजल एक एक्सेप्टेड में बदल जाता है और वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, और उसमें जो असेंशियल आते हैं कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। किस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी ने एक एक्सेप्टेंस दे दी है और उसको हम लोग इनवैलिड नहीं बता सकते। तो एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनक्वालिफाइड? द अनक्वालिफाइड इट इज मीन दैट डज नॉट इंक्लूड एनी कंडीशन। कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अब जब ये वाला जो एग्जांपल बताऊंगी ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये अनक्वालिफाइड की बात हो रही है। ए ने ऑफर किया बी को कि ए ऑफर टू सेल हिज कार फॉर 1 लाख रुपीज टू बी। तो ए अपनी इंटेंशन बता रहा है कि मैं 1 लाख रुपए में तुम्हें मेरी कार सेल करना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो समथिंग। ओके, और बी क्या बोल रहा है? आई एक्सेप्ट फॉर 90,000। यहीं पे उसने क्या कर दिया? काउंटर ऑफर दे दी। याद रखना, वो जो बोल रहा है ना एक्सेप्ट फॉर 90,000, ए ने बोला था कि मैं तुम्हें अपनी कार 1 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूँ, और बी ने यहाँ पे वापस क्या बोल दिया कि मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि उसने 90,000 बोल दिया। उसने काउंटर ऑफर दी थी। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें जिस जिस तरह से तुमने मुझे 1 लाख रुपए में दिया है, बोला है, उसी तरह से मैं 1 लाख रुपए में ये जो आपकी कार है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं, उसने सामने से बोल दिया कि मैं 90,000 में इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये एक एक्सेप्टेंस नहीं है, ये कंडीशन रख दी। और जब कंडीशन होता है तो काउंटर ऑफर हो जाती है कि उसने ही सामने वाले को वापस ऑफर दे दी। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होती है। दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस जब होगी तब जिस इंटेंशन से ए ने बोला है उसी इंटेंशन से बी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इसका मतलब होता है कि विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। और जो सेकंड है, सॉरी, जो सेकंड पॉइंट है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अब जो सेकंड है, जब वो एक्सेप्ट करना है, वो ऐसा बोल रहा है ना कि हाँ मैं तुम्हारी जो कार है उसको 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ, वो जो है
वो उसको कम्युनिकेट होना, उसको पता तो चलना चाहिए एक्चुअली में, रियलिटी में तो बात ये है कि उसको पता होना चाहिए, ऑफरर को पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑफरी है उसने एक्सेप्ट कर ली है उसकी ऑफर। तो सेकंड है ऑफरर को पता चलनी चाहिए इंटेंशन बी की, ठीक है। साइलेंट इज नॉट एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेट जो साइलेंट होती है ना वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बी ने चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला, ए ने बोला कि तुम मेरी 1 लाख रुपए की कार खरीदना चाहते हो, और बी ने कुछ भी आंसर नहीं दिया, ना हाँ में बोला ना में बोला, वो अपना काम कर रहा है और उसने मतलब उसने कुछ आंसर ही नहीं दिया, वो साइलेंट है उस बात में। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंट इट इज मस्ट बी ओरल, रिटन और इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट। अब इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट उसने एक्सेप्ट, उसने कुछ ऐसा कर लिया जिसकी वजह से पता चल गया कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने उसके पेमेंट कर लिया 1 लाख रुपीज और उसने कार ले ली, ये सारे उसके कंडक्ट कर लिया, ओरली बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारा 1 लाख रुपए में तुम्हारी कार लेने के लिए रेडी हूँ, और उसने ब्रिटेन में कुछ लेटर पोस्ट करके बोल दिया, तो इस तरह से वो कर सकता है। लेकिन सिर्फ साइलेंट रहना इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंकिंग ऑफ एक्सेप्टिंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट बी टेल ऑफरर। आप सिर्फ सोच रहे हो दिमाग में कि हाँ उसने मुझे ऑफर दी और मैंने तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उससे कम्युनिकेट ही नहीं की, तो सिर्फ सोचना इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। यू नीड टू बी से समथिंग अबाउट इट, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा ओरल, रिटन और इम्प्लाइड कंडक्ट से, ठीक है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड इट इज एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस में जो थर्ड पॉइंट है वो क्या था, थर्ड पॉइंट कहता है कि मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, इट इज ऑफरर प्रिस्क्राइब अ मेथड टू एक्सेप्टेंस, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, or it must be follow it. If no mode is prescribed, any reasonable mode is acceptance. For example अगर ऑफरर ने क्या कहा है कि आपको जो एक्सेप्टेंस है वो राइटिंग में पोस्ट करके देनी है, आपको कुछ ईमेल पोस्ट करना है, आपको कुछ भी पोस्ट करके राइटिंग में आपके इंटेंशन बताने हैं कि जो मैंने ऑफर दी है क्या आपने वो एक्सेप्ट की है, वो आपको राइटिंग में बताना है। तो यू नीड टू बी फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, जो आपने ऑफरर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको आपको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि उसने बताया है कि आपको एक्सेप्टेंस इसी तरह से करना है राइटिंग में, तो आपको राइटिंग में देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है ना, तो उसने ऐसा कुछ बोला है कि आप राइटिंग में एक्सेप्ट करो, ओरली बताओ, तो आप किसी भी रीजनेबल मोड में बता सकते हो। रीजनेबल मोड क्या हो सकता है, ओरल राइटिंग, और आप किसी कंडक्ट इम्प्लाइड कंडक्ट से बता सकते हो अपनी इंटेंशन को। तो ये होता है थर्ड। अब आता है एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस, मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम, or if the offer does not mention a time, acceptance should be given within the reasonable period. Late acceptance is not valid. अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं 1 लाख रुपए में अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अब जाकर उसको याद आया कि मैंने, अरे मुझे तो वो एक्सेप्ट करना था। अब वो जाकर उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी, जो तुमने मुझे ऑफर दिया था ना 1 लाख रुपए की कार का, तो अब मैं रेडी हूँ उसको खरीदने के लिए 1 लाख रुपए में। तो ये 2 साल हो गए, उसने तो सेल भी कर दी उसको, अब वो चैप्टर ही क्लोज हो गया वो वाला। तो ये नहीं चलेगा, आपको रीजनेबल टाइम में बताना पड़ेगा, विद इन द रीजनेबल टाइम। और ये जो रीजनेबल टाइम है वो केस टू केस डिपेंड करता है, ना कि आपको पर्टिकुलरली ऐसा बताया जाएगा कि रीजनेबल टाइम मतलब 7 डेज 4 डेज। मतलब रीजनेबल मतलब कि आपको 2-4 दिन में ऐसे बताना पड़ेगा, और बिजनेस आवर में बताना पड़ेगा, मॉर्निंग से लेकर नाइट में आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने इंटेंशन एक्सेप्टेंस के क्या है, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। लेट एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है कि आप आज के 10 साल बाद आप बता रहे हो कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये है एक एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल इन force. If the offer has expired or revoked, it cannot be acceptance. For example, if A withdrawal his offer before B accept, then there is a no contract. Acceptance क्या होना चाहिए, made while the offer is still to be forced. Acceptance जो है वो withdrawal हो जाएगी अगर ऑफर उसको भी उसको एक्सेप्ट करे उससे पहले ही जो ऑफरर है उसको विड्रॉल कर दे, मतलब उसको ना बोल दे। फॉर एग्जांपल ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए की कार बेचना चाहता हूँ, और उसने फिर ना बोल दिया कि नहीं मैं अभी तुम्हें नहीं बेचना चाहता हूँ, इस तरह से उसने ना बोला, उसने विड्रॉल कर दिया कि नहीं अब मुझे 1 लाख रुपए में ये नहीं बेचनी, उसने एक्सेप्ट किया उससे पहले ही उसने विड्रॉल कर दिया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्स होगा जब एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करे उससे पहले उसको विड्रॉवल ना किया जाए ऑफरर के द्वारा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एसेंशियल ऑफ द एक्सेप्टेंस। उसके बाद में एक मिनट, यस 6 और 7 पॉइंट है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो 6 पॉइंट है वो कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, द स्ट्रेंजर ऑफ द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस वो व्यक्ति करेगा जिसको एक्सेप्ट मतलब प्रपोजल रखा है उसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करना है, ना कि कोई रैंडम सी पर्सन आकर बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी जो ए की जो ऑफर है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अरे ए ने तो सी को ऑफर दी ही नहीं, तो वो किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता है? ए ने तो बी को ऑफर दी है तो बी ही उसको एक्सेप्ट करेगा ना। तो 6 पॉइंट बस इतना बोल रहा है कि ए अगर बी को ऑफर कर रहा है तो बी ही उसको एक्सेप्ट करेगा, ना कि सी आकर उसको बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। और जो 7 बोल रहा है वो बोल रहा है कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट, merely deciding in your mind to accept it is not valid unless it is communicate। हमने आगे भी डिस्कस किया था कि सिर्फ दिमाग में सोचना कि हाँ ए ने मुझे ऑफर किया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने इंटेंशन को बताना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तब वो प्रॉमिस बन जाएगा, जैसे कि हमने आगे देखा था। 1 मिनट मैं आपको वापस एक बार यस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक्सेप्टेड हो जाता है ना तब वो एक प्रॉमिस बन जाता है। तो याद रखना जब एग्जाम में आए कि प्रॉमिस प्रॉमिस कहाँ डिफाइन है, तो सेक्शन 2 क्लोज बी में प्रॉमिस डिफाइन है। और एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइन, तो एक्सेप्टेंस डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज बी में। तो अभी तक हमने सेक्शन 2 क्लोज ए और सेक्शन 2 क्लोज बी हमने देखा। 2 क्लोज ए प्रपोजल की बात करता है और 2 क्लोज बी में एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस दोनों हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और अब हम लोग इसका पार्ट 2 में हम लोग आगे प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कंसिडरेशंस और अग्रीमेंट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है वो अब यहीं पर हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसन में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। और हाँ, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग केसेस भी डिस्कस करने वाले हैं और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।